जो हमारे पास सिलेबस में चैप्टर 11 का है यूनिट सेकंड में, तो वेक्टर स्पेस से रिलेटेड कुछ डेफिनेशन देखी थी, जिसके अंदर हमने सबसे पहले ये सीखा था कि एक्चुअली वेक्टर क्या होते हैं, स्केलर हमारे पास ही क्या होते हैं, इसके बाद वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन, इसके बाद हमने वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन, फिर हमारे पास आ गया था लीनियर कॉम्बिनेशन, इसके बाद हमारे पास आ गया था लीनियर कॉम्बिनेशन, फिर आ गया लीनियर स्पान और जनरेटर, लीनियर स्पान और जनरेटर से रिलेटेड डेफिनेशन, फिर हमारे पास लीनियरली डिपेंडेंट, लीनियरली इंडिपेंडेंट, इसके बाद बेसिस, एक सबस्पेस, बेसिस एंड डायमेंशन। हमने इससे रिलेटेड डेफिनेशंस देखे थे प्रीवियस लेक्चर 1 के अंदर। उम्मीद है आप लोग वो लेक्चर देखने के बाद ही सेकंड लेक्चर को देख रहे होंगे। तो वेक्टर हमारे पास क्या होंगे, कैपिटल वी से डिनोट करेंगे, स्केलर ऑलवेज क्या होगा एफ, और वेक्टर में हमेशा स्मॉल यू वी डब्ल्यू बिलोंग करेंगे, और स्केलर के अंदर हमेशा एल्फा बीटा बिलोंग करेंगे कैपिटल एफ के अंदर। ठीक है, आज जो हमारे पास ये यूनिट सेकंड है, इसके लेक्चर के अंदर सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे। डेफिनेशन हालांकि मैं लेक्चर 1 के एंडिंग में करवा चुका हूँ, फिर भी आप एक बार लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन को दोबारा देखोगे ताकि आपको याद हो जाए। अब देखो, इस डेफिनेशन को लिखने से पहले मैं एक बार ग्रुप होमोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन लिखना चाहूँगा। ग्रुप होमोमॉर्फिज्म जो आपने बीएससी थर्ड ईयर के अंदर आपकी अमूर्त बीजगणित या एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा वाले पेपर में यूनिट सेकंड हुआ करती थी, और वैसे भी इस पेपर का जो पहला यूनिट पढ़ा है आप लोगों ने, ग्रुप आइसोमॉर्फिज्म से रिलेटेड नाम था, वही डेफिनेशन हम इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। तो देखो, ग्रुप होमोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि हम फिर इससे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन को कनेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास डेफिनेशन क्या आ गई, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन हम सेम डेफिनेशन लिखने वाले हैं, जिस प्रकार से हम ग्रुप होमोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन लिखते थे, ठीक उसी प्रकार हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, जिसको हम शॉर्ट में एलटी बोलेंगे, की डेफिनेशन लिखने वाले हैं। अगर आप ये प्रीवियस लेक्चर के अंदर कर चुके हैं लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन डेफिनेशन, तो आप वीडियो को थोड़ा स्पीड से या स्किप कर दीजिए थोड़ी देर के लिए। तो देखो, ग्रुप होमोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन हमारे पास क्या होती है कि जी स्टार एंड जी डैश ओ, जी स्टार एंड जी डैश ओ बी टू ग्रुप। अगर जी स्टार एंड जी डैश हमारे पास 2 ग्रुप होते हैं, तो वो मैपिंग क्या होती है, एफ बिलोंग जी से जी डैश ग्रुप होमोमॉर्फिज्म कहलाती है। यदि एफ ए स्टार बी इज इक्वल टू एफ ए ओ एफ ऑफ बी, एवरीवेयर ए बी बिलोंग करता है जी के अंदर। ठीक है, हालांकि एक्चुअली बीएससी थर्ड ईयर की डेफिनेशन है, बट हमने इसी एमएससी प्रीवियस में जो यूनिट फर्स्ट किया था, तो उसके अंदर भी लेक्चर 1 में यही डेफिनेशन से स्टार्ट किया था कि जी स्टार एंड जी डैश अगर हमारे पास 2 ग्रुप हैं, तो हमारे पास एफ बिलोंग जी से जी डैश ए मैपिंग होगी। तो ये ग्रुप होमोमॉर्फिज्म कब होगी, इफ एफ ए स्टार बी इज इक्वल टू एफ ए ओ एफ ऑफ बी, एवरीवेयर ए बी बिलोंग करता है जी के अंदर। ठीक है, इसके बाद हमने ये लिखा था कि अगर एफ सेल्फ टू सेल्फ चली जाए, यानी अगर एफ जी स्टार से जी स्टार जाती है, तो ये मेरे पास क्या कहलाती थी, इंडोमॉर्फिज्म। ये हमारे पास क्या कहलाती थी, इंडोमॉर्फिज्म या स्वाकारिता, हिंदी की बात करें तो, बट हिंदी में बोलेंगे नहीं। फिर अगर मेरे पास एफ इज 1 1, अगर मेरे पास एफ 1 1 हो जाता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इपीमॉर्फिज्म। इसको हम क्या बोलते हैं, इपीमॉर्फिज्म। अगर मेरे पास एफ ऑन टू हो जाता है, तो ये मेरे पास क्या कहलाएगा, सॉरी ऑन टू वाला कहलाएगा इपीमॉर्फिज्म। देखो, ऑन टू वाला हमारे पास क्या कहलाएगा, इपीमॉर्फिज्म, और 1 1 वाला हमारे पास क्या कहलाता है, मोनोमॉर्फिज्म। 1 1 क्या होता है, मोनोमॉर्फिज्म, ऑन टू क्या होता है, इपीमॉर्फिज्म। और इफ एफ इज 1 1 एंड ऑन टू दोनों ही एक साथ आ जाए, इफ एफ इज 1 1 एंड ऑन टू दोनों ही एक साथ आ जाए, तो ये क्या कहलाती है, आइसोमॉर्फिज्म। आइसोमॉर्फिज्म या आइसोमॉर्फिक इमेज ऑफ ए ग्रुप। ठीक है, ये भी हमने यूनिट फर्स्ट के अंदर पढ़ा था। इसके अलावा हमने कर्नल ऑफ एफ की डेफिनेशन देखी थी।
कर्नल ऑफ एफ की डेफिनेशन किस प्रकार से होती थी, एक्स बिलोंग टू जी सच दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई डैश बिलोंग करती है जी डैश के अंदर। ये हमारे पास कर्नल ऑफ एफ की डेफिनेशन थी। इसको इसलिए यूज में लेना पड़ रहा है ताकि आज हम यूनिट फर्स्ट से यूनिट सेकंड की ओर कन्वर्ट हो सके। उम्मीद है आपने यूनिट फर्स्ट के अंदर इन डेफिनेशनों को पढ़ा होगा और अपने नोट्स में इसको लिख भी रखा होगा। अब देखो हमारे को सबसे पहले डेफिनेशन में आज क्या लिखना है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, जिसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, एलटी। और ये जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है ये वेक्टर स्पेस से रिलेटेड होता है। अब ये वेक्टर स्पेस, वेक्टर स्केलर, सब स्पेस, लीनियरली डिपेंडेंट, लीनियरली इंडिपेंडेंट क्या होते हैं, इसके लिए आपको लेक्चर 1 देखना होगा, ठीक है, जो मैं करवा चुका हूँ। लगभग वो 52-53 मिनट के आसपास का लेक्चर था, तो उसके अंदर मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन लिखेंगे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की। इसके अंदर तो जी स्टार एंड जी डैश और 2 ग्रुप हैं, और हमारे पास वेक्टर के लिए हम क्या लिखेंगे, कैपिटल वी और वी डैश लगाएंगे, और ग्रुप की बजाय वो क्या बन जाएंगे, वेक्टर स्पेस। देखो ग्रुप की बजाय वो क्या बन जाएंगे हमारे पास है वेक्टर स्पेस। तो इसकी डेफिनेशन में हम क्या लिखेंगे कि लेट ए कैपिटल वी एंड वी डैश, लेट ए कैपिटल वी एंड वी डैश बी टू वेक्टर स्पेस, बी टू वेक्टर स्पेस ओवर द सेम फील्ड एफ, ओवर द सेम फील्ड, ओवर द सेम फील्ड कैपिटल एफ, ओवर द सेम फील्ड कैपिटल एफ। अब ये फील्ड क्या होती है, स्केलर होता है, ये प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूँ। तो लेट कैपिटल वी एंड वी डैश बी टू वेक्टर स्पेस ओवर द सेम फील्ड एफ, देन ए मैपिंग, देन ए मैपिंग, देन ए मैपिंग is said to be linear transformation, is said to be linear transformation, linear transformation। अभी तो मैं पूरा लिख देता हूँ, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बाद में एलटी लिख के काम चलाएंगे। अब देखो ग्रुप होमोमॉर्फिज्म में तो जी एंड जी डैश थे, हमारे पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में क्या आ गया, जी की जगह कैपिटल वी एंड जी डैश की जगह हमारे पास क्या आ गया, कैपिटल वी डैश आ गया। तो यहाँ हम क्या करेंगे, जी की जगह क्या लिखेंगे, कैपिटल वी, जी डैश की जगह क्या लिखेंगे, कैपिटल वी डैश। और ये ट्रांसफॉर्मेशन की बजाय इसकी मैपिंग स्मॉल एफ की बजाय इसे स्मॉल टी से डिनोट कर लो ताकि पहचान हो जाए। तो इसकी मैपिंग क्या आ जाएगी, देन ए मैपिंग टी बिलोंग कैपिटल वी से वी डैश is said to be linear transformation if f a स्टार b, f की जगह क्या आ जाएगा हमारे पास है t, a b की बजाय मैंने आपको बताया था वेक्टर क्या मानेंगे, u v, और ये क्या होता है ग्रुप के लिए, सॉरी वेक्टर के लिए प्लस ऑपरेशन आता है। तो यहाँ बीच में क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, इक्वल में t इंटू यू प्लस, यहाँ भी क्या आ जाएगा, ऑपरेशन o की जगह भी प्लस है और t इंटू वी, और एवरीवेयर यू वी किसके अंदर बिलोंग करेंगे, g की जगह क्या है, कैपिटल v। तो ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कहलाएगा इफ स्मॉल टी यू प्लस वी इज इक्वल टू टी यू प्लस टी वी, टी यू प्लस टी वी, एवरीवेयर यू एंड वी किसके अंदर बिलोंग करेंगे, कैपिटल वी के अंदर, ठीक है। तो ये ग्रुप होमोमॉर्फिज्म की बजाय हमारे पास किसकी डेफिनेशन आ जाएगी, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की। और इसके साथ दूसरी प्रॉपर्टी और याद रखना कि टी एल्फा इंटू यू इज इक्वल टू एल्फा इंटू टी यू एवरीवेयर। अब बताइए एल्फा बीटा गामा हम किससे डिनोट किया करते थे प्रीवियस लेक्चर में, स्केलर में। तो स्केलर हमेशा किस में जाएगा, कैपिटल एफ में, एंड ये यू किस में जाएगा, वेक्टर वी में, एंड यू किसके अंदर जाएगा, वेक्टर वी के अंदर जाएगा, ठीक है। तो ये मेरे पास डेफिनेशन हो गई, किसकी डेफिनेशन हो गई भाई, ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की। तो जब भी आपको एग्जाम में डेफिनेशन पूछे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की, तो हमारे पास सेम डेफिनेशन है ग्रुप होमोमॉर्फिज्म की। तो ये हमारे पास बन जाएगी लेट वी एंड वी डैश बी टू वेक्टर स्पेस ओवर द सेम फील्ड एफ, देन ए मैपिंग टी बिलोंग वी से वी डैश इज सेड टू बी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इफ नंबर 1 एंड नंबर 2। ओके, अब ये जो कैपिटल वी है, जो आप बार बार वेक्टर वी लिखते हैं, ये एक्चुअली ऐसे होता है वी एन ओवर एफ। आप एक जगह
साइड में लिख लो भाई इस बात को कि ये हमारे पास जो कैपिटल वी होता है ना, ये एक्चुअली क्या होता है, वी एन ओवर एफ, यानी वी के अंदर एन एलिमेंट्स हो सकते हैं, जैसे u1 u2 u3 v1 v2 v3 से vn तक के, और सेम फील्ड एफ के अंदर। इसलिए जब जब आप वेक्टर स्पेस नाम लिखोगे उसके तुरंत आगे ये वर्ड ऐड कर देना, ओवर द सेम फील्ड एफ। कहीं भी हमारे पास ये वेक्टर स्पेस अकेला नाम नहीं आएगा, साथ में क्या आएगा, ओवर द सेम फील्ड एफ। भले ही बुक वाला इस वाले वर्ड्स को स्किप कर दे, पर आपको क्या लिखना है, वेक्टर स्पेस के साथ है ओवर द सेम फील्ड एफ। तो ये v लिखो या फिर वी एन ओवर एफ, तो बार बार हम वी एन ओवर एफ नहीं लिख सकते, इसलिए हम उसको कैपिटल वी से ही क्या बना लिया, एक प्रकार से पहचान बना लिया इसका। ठीक है, तो एक तो ये हमारे पास होगी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन। अब देखो इसकी दूसरी डेफिनेशन, फिर आप अथवा लगा के लिखो। फिर हम क्या करेंगे, दूसरी डेफिनेशन देखो, सब ग्रुप की प्रॉपर्टी आपका पढ़ा हुआ है कि अगर अक्ष एच में जाता है, वाई एच में जाता है, दैट इम्प्लाइज अक्ष स्टार वाई भी बिलोंग करता है एच के अंदर। अगर अक्ष एच के अंदर जाता है, अक्ष इनवर्स भी एच के अंदर जाता है, तो आप लिख सकते हो दैट इम्प्लाइज अक्ष इनवर्स भी बिलोंग करता है एच के अंदर। ये हमारे पास से सब ग्रुप की प्रॉपर्टी होती है। और इन दोनों स्टेप को आप एक ही स्टेप में कैसे लिखते थे कि अक्ष बिलोंग करता है एच में, वाई बिलोंग करता है एच में, दैट इम्प्लाइज अक्ष वाई इनवर्स बिलोंग करेगा एच में। याद करो, एक स्टेप के अंदर सब ग्रुप प्रूव करने वाली, यूनिट फर्स्ट के अंदर बताया था। ठीक इसी प्रकार आप इन दोनों को एक ही स्टेप में लिखोगे तो हमारे पास सेकंड डेफिनेशन क्या हो जाएगी, एक तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन डेफिनेशन ही हो जाएगी, फिर अथवा लगा के लिखो। ये जो प्रॉपर्टी 1 एंड 2 है, इनको मैं मिला के एक ही प्रॉपर्टी लिखने वाला हूं। तो आप फिर से क्या बोलोगे कि लेट कैपिटल V एंड V डैश बी टू वेक्टर स्पेस ओवर द सेम फील्ड एफ, देन ए मैपिंग T बिलोंग V से V डैश इज सेड टू बी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इफ T इंटू एल्फा यू प्लस बीटा वी इज इक्वल टू एल्फा इंटू टी यू प्लस बीटा इंटू टी वी एवरीवेयर। अब खुद ही बताइए, एल्फा बीटा क्या है, स्केलर, स्केलर हमेशा किस में जाएंगे, एफ में, एंड यू वी किस में जाएंगे, ये वेक्टर है, तो वेक्टर इसको किससे डिनोट किया है, कैपिटल वी से। तो दूसरा डेफिनेशन इसका ये हो गया, एक ही स्टेप में लिखेंगे, टी एल्फा यू प्लस बीटा वी इज इक्वल टू एल्फा स्केलर बार आ जाएगा इंटू टी यू प्लस बीटा इंटू टी वी। एवरीवेयर एल्फा बीटा बिलोंग करता है एफ के अंदर एंड यू बिलोंग करता है वी के अंदर। ठीक है, एक हमारे पास ये वाले सिस्टम हो गया। अब देखो एग्जाम के लिए हम ये काम में लेंगे, तो इसको हम क्या करेंगे, इंपॉर्टेंट लगाएंगे। और ध्यान रखना, हमेशा एल्फा इंटू यू यानी LHS साइड में हमारे पास हमेशा क्या रहेगा, स्केलर रहेगा। प्रीवियस लेक्चर में भी ये बात बताई थी, यहाँ फिर रिपीट कर रहा हूँ। RHS साइड में हमारे पास क्या रहेगा, वेक्टर रहेगा, और ये खुद हमेशा कैपिटल V यानी वेक्टर में बिलोंग करेगा। तो कभी भी ऐसे मत लिख देना कि U इंटू एल्फा, ये गलत माना जाएगा, क्योंकि LHS साइड में स्केलर माना जाएगा और RHS साइड में हमेशा वेक्टर। ये केवल लिखने का तरीका है, इसको फंडामेंटल फॉर्म के हिसाब से लिखा गया है। तो ये मेरे पास इसकी सेकेंड डेफिनेशन हो गई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की। अब बात करते हैं फिर से ग्रुप होमोमॉर्फिज्म की। ग्रुप होमोमॉर्फिज्म में अगर ग्रुप सेल्फ टू सेल्फ जाता था तो ये हमारे पास क्या कहलाता था, इंडोमॉर्फिज्म। देखो यूनिट फर्स्ट की कंपेयर करते चलेंगे और यूनिट सेकंड में डेफिनेशन लिखते चलेंगे। तो सेल्फ टू सेल्फ जाता है तो क्या कहलाता है, इंडोमॉर्फिज्म। अगर यहाँ सेल्फ टू सेल्फ चला जाएगा यानी V टू V जाएगा तो हमारे पास V डैश की जरूरत ही नहीं रहेगी। तो हम क्या बोलेंगे कि लेट ए कैपिटल V बी ए वेक्टर स्पेस, लेट ए कैपिटल V बी ए वेक्टर स्पेस ओवर द अब सेम लिखने की भी जरूरत नहीं है, ओवर द फील्ड एफ है, देन ए मैपिंग T बिलोंग V से V यानी सेल्फ टू सेल्फ इज सेड टू बी, और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की बजाय बन जाएगा लीनियर ऑपरेटर। नेक्स्ट एक वर्ड आएगा हमारे पास है लीनियर ऑपरेटर, तो ये हमारे पास कहलाएगा लीनियर ऑपरेटर। ये हिंदी में संकारक बोलते हैं, बट आपको अब ऑपरेटर को ऑपरेटर ही बोलना है। तो ये हमारे पास सेल्फ टू सेल्फ आ जाएगा तो कहलाएगा ये लीनियर ऑपरेटर, बाकी इसमें कुछ भी चेंज नहीं करना है। ठीक है, तो इंडोमॉर्फिज्म की जगह हमारे पास क्या आ गया, लीनियर ऑपरेटर यानी सेल्फ टू सेल्फ यानी लीनियर ऑपरेटर। ठीक है, तो आगे चल के
7 से 8 थ्योरम के बाद नाम आना स्टार्ट हो जाएगा लीनियर ऑपरेटर। स्टार्टिंग की 6 से 7 8 थ्योरम हैं, उसके अंदर तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन रहेगा, फिर ये एक वर्ड और ऐड हो जाएगा लीनियर ऑपरेटर। उसमें कुछ ही नहीं करना है, बस वी डैश के हटा के फिर से वी लिखेंगे, यानी सेल्फ टू सेल्फ जाएगा, तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, अब देखो फिर हमारे पास ग्रुप होमोमॉर्फिज्म में क्या आता था, मोनोमॉर्फिज्म। ग्रुप होमोमॉर्फिज्म में क्या आता था, मोनोमॉर्फिज्म। कब, इफ एफ इज 1 1। आज हमारे पास एफ की जगह कौन चल रहा है, टी चल रहा है, तो टी इज 1 1, टी इज ऑन टू, टी इज 1 1 एंड ऑन टू। तो मैं 2-3 डेफिनेशन एक साथ लिख देता हूं। तो हमारे पास नेक्स्ट डेफिनेशन क्या हो जाएगी, ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। देखो अब हम जो नेक्स्ट डेफिनेशन लिखेंगे वो मोनोमॉर्फिज्म, इपीमॉर्फिज्म एंड आइसोमॉर्फिज्म से रिलेटेड लिखेंगे। तो आप नोट लगा के इसकी डेफिनेशन को लिख सकते हो। नंबर 1, ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, अब मैं एल से डिनोट करना चाहूँगा इसको। ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी बिलोंग वी से वी डैश इज सेड टू बी मोनोमॉर्फिज्म, इज सेड टू बी मोनोमॉर्फिज्म इफ टी इज 1 1, इफ टी इज 1 1। तो हमारे पास है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए मोनोमॉर्फिज्म क्या होगा, तो ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इज सेड टू बी मोनोमॉर्फिज्म इफ टी इज 1 1 आई। अब याद करो आप 1 1 कैसे प्रूव किया करते थे भाई, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई, दैट इम्प्लाइज एक्स इज इक्वल टू वाई, और एवरीवेयर एक्स वाई किस में जाया करते थे, ग्रुप ए जी के अंदर। अब खुद ही बताइए, एक्स वाई की बजाय आज हमें वेक्टर लेने होंगे यू वी, एफ की जगह कौन आ जाएगा, टी। तो हम क्या लिखेंगे, आई ई टी इंटू यू इज इक्वल टू टी इंटू वी, दैट इम्प्लाइज यू इज इक्वल टू वी, दैट इम्प्लाइज यू इज इक्वल टू वी। और एवरीवेयर, अब बताइए यू वी किस में जाएंगे, कैपिटल वी में। यू वी किसके अंदर जाएंगे, कैपिटल वी में। तो ये मेरे पास डेफिनेशन किसकी बन गई, मोनोमॉर्फिज्म की। ठीक इसी प्रकार इसके अंदर सेकंड डेफिनेशन क्या जाएगी, ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी बिलोंग वी से वी डैश इज सेड टू बी और इपीमॉर्फिज्म, इज सेड टू बी इपीमॉर्फिज्म इफ इपीमॉर्फिज्म कब कहलाएगी, जब हमारे पास टी क्या हो 1 1, इफ टी इज ऑन टू, सॉरी 1 1 के लिए तो क्या हो गया मोनोमॉर्फिज्म, इपीमॉर्फिज्म के लिए क्या हो जाएगा, टी इज ऑन टू। तो ये हमने लिख लिया कि हमारे पास इपीमॉर्फिज्म कब कहलाएगी, जब हमारे पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का टी क्या हो, ऑन टू। और ऑन टू का मतलब क्या होता है भाई, याद करो, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई डैश, एवरीवेयर वाई डैश बिलोंग करता है जी डैश के अंदर। तो एफ की जगह टी लेंगे, एक्स की जगह यू लेंगे, वाई की जगह बदल के वी कर लो। तो यहाँ क्या करेंगे, आई ई टी इंटू यू इज इक्वल टू वी डैश, वी डैश बिलोंग करेगा कैपिटल वी डैश में, वी डैश बिलोंग करेगा कैपिटल वी डैश के अंदर। तो ये हमारे पास नेक्स्ट डेफिनेशन किसकी आ जाएगी, इपीमॉर्फिज्म की। इपीमॉर्फिज्म के बाद किसकी डेफिनेशन आएगी, आइसोमॉर्फिज्म। देखो इपीमॉर्फिज्म की डेफिनेशन के बाद किसकी डेफिनेशन आएगी, आइसोमॉर्फिज्म। तो हम क्या लिखेंगे कि ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी बिलोंग वी से वी डैश इज सेड टू बी, सेम डेफिनेशन है, इज सेड टू बी आइसोमॉर्फिज्म। आइसोमॉर्फिज्म ये हमारे पास थ्योरम में वर्ड आने वाले हैं, कभी मोनोमॉर्फिज्म आएगा, कभी हमारे पास इपीमॉर्फिज्म, कभी हमारे पास है आइसोमॉर्फिज्म। तो ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी बिलोंग वी से वी डैश इज सेड टू बी आइसोमॉर्फिज्म इफ टी इज 1 1 एंड ऑन टू, इफ टी इज 1 1 एंड ऑन टू। ये हमारे पास क्या जाएगा, 1 1 भी हो और ऑन टू भी हो, अर्थात है हमारे पास ऐसे भी हो कि टी यू इज इक्वल टू टी वी, दैट इम्प्लाइज यू इज इक्वल टू वी, एवरीवेयर यू वी बिलोंग करते हैं वी के अंदर, एंड टी यू इज इक्वल टू वी डैश, वी डैश बिलोंग करेगा कैपिटल वी डैश में, एवरीवेयर यू बिलोंग करे वी के अंदर। और इधर भी लिख लेना एवरीवेयर यू, इसको वी डैश को तो दिखा दिया, यू को भी दिखाओ वेक्टर का एलिमेंट।
तो ये हमारे पास डेफिनेशन हो जाएगी आइसोमॉर्फिज्म की। तो जिस प्रकार हमारे पास यूनिट फर्स्ट हुआ करता था, ठीक उसी प्रकार यूनिट सेकंड को हमने कन्वर्ट किया। तो हमने लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन, सेकंड लीनियर ऑपरेटर की डेफिनेशन, फिर हमारे पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए मोनोमॉर्फिज्म, इपीमॉर्फिज्म एंड आइसोमॉर्फिज्म। अब याद करो आइसोमॉर्फिक की पहचान क्या होती है भाई। आइसोमॉर्फिज्म के लिए हमने एक सिंबल लिया करते थे बराबर स्लैश जीरो, जिसको हम इक्विवेलेंस रिलेशन बोला करते थे। देखो इस सिंबल को हम क्या बोलते थे, इक्विवेलेंस। इसको हम क्या बोलते थे, इक्विवेलेंस रिलेशन। और ये इक्विवेलेंस रिलेशन किस प्रकार से होता था, जी आइसोमॉर्फिक जी डैश। आज बताइए जी की जगह हमारे पास कौन चल रहा है, कैपिटल वी। तो आइसोमॉर्फिज्म के लिए क्या आ जाएगा, वी आइसोमॉर्फिक वी डैश। और ये सिंबल हमारे पास क्या कहलाएगा, इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाएगा। ठीक है। इसके अलावा उसमें किसकी डेफिनेशन आती थी, कर्नल ऑफ एफ की। तो एफ की जगह हमारे पास आज क्या चल रहा है, टी। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, कर्नल टी। एक्स की जगह क्या आ जाएगा, यू। जी की जगह वी, सच दैट एफ की जगह टी, एक्स की जगह यू इज इक्वल टू ई डैश और जी डैश। जी डैश की जगह कौन आ जाएगा, वी डैश। इसके अंदर तो आइडेंटिटी ई है और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर हमारे पास आइडेंटिटी जीरो है। तो नेक्स्ट जो डेफिनेशन लिखोगे आप, कर्नल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, कर्नल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, ये काफ़ी, ये हमारे पास काफ़ी इम्पोर्टेंट डेफिनेशन रहने वाली है कि कर्नल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन को आप किस प्रकार से लिखोगे कि कर्नल ऑफ टी किससे डिनोट किया जाएगा, के ई आर, और टी इज इक्वल टू यू बिलोंग करेगा कैपिटल वी के अंदर, सच दैट टी इंटू यू इज इक्वल टू जीरो बिलोंग करेगा कैपिटल वी डैश के अंदर। ठीक है। और ये जीरो आइडेंटिटी क्यों आई है, क्योंकि जब आप वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन देखोगे, जब आप वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन देखोगे, फिर से लेक्चर 1 के अंदर करवाया था, 1 2 3 4 5 6 7 8 तक प्रॉपर्टी आई थी। उसकी सेकंड प्रॉपर्टी में मैंने ये लिख रखा है, u प्लस जीरो इज इक्वल टू यू इज इक्वल टू जीरो प्लस यू, वेयर जीरो क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट है। तो आप पलट के अपना नोट्स तैयार किया होगा लेक्चर 1 में, तो यही है सेकंड प्रॉपर्टी देखना वेक्टर स्पेस की। तो ये हमारे पास आ जाएगा कर्नल ऑफ टी को। अब देखो आपको ध्यान रखने वाली बात है, अब आप इसके इस प्रकार से ये सेट का साइन मत लगाइए, अब आप इसको सिंपल टी लिखोगे, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन है बोथ साइड पॉसिबल होता है। तो आप कर्नल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन को किससे डिनोट करते हैं, के ई आर टी से, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, यू बिलोंग वी सच दैट टी यू इज इक्वल टू जीरो बिलोंग टू वी डैश। और ये सच दैट का साइन है, मैं काफ़ी बार बता चुका हूँ, आप इसको ऐसे ओब्लिक टाइप में भी, सॉरी सिंपल लाइन भी लिख सकते हैं, बट आप कोशिश करना हर बार आप सच दैट को ऐसे ही लिखो। ठीक है। इसके अलावा एक डेफिनेशन और आएगी इसके अंदर जो आपके लिए नई है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो आएगी हमारे पास इमेज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। वो हमारे पास क्या है, इमेज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। अब देखो हमारे पास इमेज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन में क्या आ जाएगा भाई, तो इमेज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन को सबसे पहले तो हम डिनोट करेंगे IMT से। देखो हम इमेज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन को किससे डिनोट करेंगे, IMT से, और इसको उल्टा लिखेंगे TU इज बिलोंग करता है वी डैश के अंदर, TU बिलोंग करता है वी डैश के अंदर, सच दैट U बिलोंग करे कैपिटल V के अंदर। ठीक है। TU बिलोंग करता है वी डैश के अंदर, सच दैट, ये वी डैश है भाई, कहीं आप गलती से लिख रहे हो, TU बिलोंग करता है वी डैश के अंदर, सच दैट U बिलोंग करता है V के अंदर, यानी एक प्रकार से उसका उल्टा यानी इमेज। और ध्यान देना बहुत से बच्चे जब मैं ऑफलाइन पढ़ाते हैं तो इमेज ऑफ T को ऐसे भी लिख लेते हैं, मैं पहले बता रहा हूँ कैपिटल I नहीं, आपको स्मॉल I लिखना है। तो इसको याद, कंट्रास्ट याद रख लो कि इमेज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन को किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल IM इंटू T, एंड कर्नल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन को किससे डिनोट करते हैं, KER इंटू टी। ठीक है। अब मैं मान के चलूंगा कि ये कर्नल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ठीक कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म की तरह है,
बस इसके अंदर अक्स वाई और जी डैश की जगह कौन आ गए, यू वी, कैपिटल वी एंड कैपिटल वी डैश। वहाँ आइडेंटिटी ई डैश होती थी, तो यहाँ आइडेंटिटी हमारे पास 0 है, ये जो मैं वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन में करवा चुका हूँ। ठीक है, तो ये हमारे पास डेफिनेशन हो गई कर्नल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन की एंड इमेज ऑफ ए ट्रांसफॉर्मेशन की। तो ये हमारे पास इस यूनिट सेकंड में पढ़ने के लिए ज़रूरी संसाधन थे। यानी आपको पता होना चाहिए कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, लीनियर ऑपरेटर क्या होता है, फिर मोनोमॉर्फिज्म, इपीमॉर्फिज्म, आइसोमॉर्फिज्म एंड कर्नल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, इमेज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। ये आपकी एक नई और परिभाषा ऐड हो गई, इमेज ऑफ ए ट्रांसफॉर्मेशन की। ठीक है, तो ये कुछ ही डेफिनेशन है, आप इसको ऐसा कैसा नोट करो, ज़्यादा इसको डेप्थ में लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एग्जाम में डेफिनेशन नहीं, अपने को थ्योरम पूछी जाएगी। और एक हिस्सा पहले वाला लेक्चर जिसके अंदर हमारे पास है सब स्पेस, लीनियरली डिपेंडेंट, लीनियरली इंडिपेंडेंट, लीनियरली स्पान, जनरेटर, लीनियर कॉम्बिनेशन और बेसिस, डायमेंशन, वेक्टर क्या है, स्केलर क्या है, इससे रिलेटेड कुछ ज़रूरी इन्फॉर्मेशन प्रीवियस लेक्चर में थी। तो यहाँ तक आपका एक बार एग्जाम में कुछ नहीं पूछा जाएगा, बट आज जो डेफिनेशन बताई है ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके बगैर हम थ्योरम प्रूफ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये कर्नल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, इमेज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, मोनोमॉर्फिज्म, इपीमॉर्फिज्म, इसको अच्छे से याद रखना। अब हम रेडी हो चुके हैं कि इसके अंदर हम कोई भी थ्योरम प्रूफ ही कर सकें। तो अब मैं इसके अंदर, आप इसको नोट करो, मैं इसके अंदर सबसे पहले एक छोटी सी थ्योरम लिखता हूँ, थ्योरम नंबर 1, जो एग्जाम में पूछी जा सकती है, और ये सारे रिजल्ट्स आपके याद होने चाहिए। अब मैं बार बार यही रिपीट करने वाला हूँ कि देखो मैं लेक्चर 1 में और लेक्चर 2 के स्टार्टिंग में ये करवा चुका हूँ। ठीक है, तो नोट करो इसे।